Welcome to you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the remaining portion of Indian economic on the eves of independence. It is our fifth part. Here we understand about the foreign trade under the British rule. Foreign trade British rule में कैसा था उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे. According to the given statement, India had acquired the enemies in the area of a foreign trade the since ancient time. अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया एंशिएंट टाइम में बहुत ही बड़ी एक इकोनॉमिकली देखें तो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस कंट्री थी, यानी कि बहुत ही अपना इसका रेपुटेशन था. सिंस एंशिएंट टाइम में द रोमन्स यूज्ड टू कॉल इंडिया. रोमन्स क्या करते थे, इंडिया को किस नाम से बुलाते थे, तो उसमें द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियंस, इनको सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियंस के नाम से बुलाते थे. बट ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट. लेकिन ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, इसको बंद कर दिया. मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने इसे क्या किया, ये जो स्टेटमेंट था द सिंक ऑफ द वर्ल्ड बिलियंस, इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. यानी कि ऐसा नहीं रहा ब्रिटिश रूल पे. इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. उस समय क्या था, इंडिया एक एक्सपोर्टर के रूप में दुनिया में फेमस था, जिसमें वो क्या एक्सपोर्ट करता, कॉटन था, सिल्क था, टेक्सटाइल था, आयरन गुड्स थे. फिर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द वुलन वुड्स. अगर देखें तो वुलन गुड्स पे भी इनके कॉस्ट बहुत कम होते थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करने का काम करते थे. आगे हम बात करते हैं, बट ब्रिटिश कन्वर्ट इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ अ रॉ मटेरियल. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल के रूप में कन्वर्ट कर दिया. यानी कि जहां पे ये फिनिश गुड्स बनाते थे, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर हुआ करते थे, अब ये इंपोर्टर के रूप में जनरेट होना शुरू हो गए और ये एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन के रह गए. यानी इट वाज ऑल द डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ प्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये सारी चीजें जो हुई वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, डिस्क्रिमिनेटर्स पॉलिसी जो थी, कहते हैं कि एकदम से दमनकारी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हुई. आगे हम बात करते हैं, द स्टेज ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स. अब क्या क्या चीज था, तो पहले सिचुएशन की बात करें, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रोमोटेड द गुड्स. अगर देखें नॉर्मली तो इंडिया को क्या किया गया था, जहां पे पहले इंडिया फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर हुआ करता था तो उसको खत्म करके उसको इंपोर्टर बना दिया गया था. नॉर्मली यहां पे कहता है कि ओइंग्स द कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल. इंडिया क्या हो गया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हो गया. केवल ये रॉ मटेरियल को बेचने का काम करता था. ये देता किसको था, स्पेशली मोस्ट ऑफ टाइम ये ब्रिटिशर्स को ही देता था, जो अपनी इंडस्ट्री के लिए यहाँ से रॉ मटेरियल को लेके जाते थे और अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करके, या वहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्री थे उसमें फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करके इंडिया में ही ला के बेचने का काम करते थे. नॉर्मली देखिए कि होता क्या था, ये रॉ मटेरियल में सिल्क था, कॉटन था, वुल था, जूट था, इंडिगोज एंड सुगर्स हुआ करते थे. ऑन द अदर हैंड इट बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स. क्योंकि हम एक्सपोर्टर जो फिनिश गुड्स के हुआ करते थे, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से हम क्या हो गए, अब इंपोर्टर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू गए. हम एक्सपोर्टर तो हैं लेकिन फिनिश गुड्स के हैं, ना कि फाइनल गुड्स के. लेकिन अब क्या है, जहां हम पहले फाइनल गुड्स सेंड किया करते थे, अब हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सेंड करते हैं और फाइनल गुड्स को इंपोर्ट करने का काम करते हैं. अगर हम बात करते हैं सेकेंड, द मोनोपोली कंट्रोल ऑन द इंडियाज फॉरेन ट्रेड. ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स की ही सिचुएशंस की वजह से क्या रहा, पूरी तरीके से उनका मोनोपोली कंट्रोल था. नॉर्मली स्टेटमेंट के थ्रू ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री कम अंडर द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आता था कॉलोनियल्स के टाइम में. अब इसका क्या था कि इससे दो ऑब्जर्वेशन निकल के आते थे. सिचुएशन क्या रहा, मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेट ब्रिटेन. ज्यादा से ज्यादा क्या सिचुएशन आ गई कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ट्रेड पॉलिसीज थी, जो फॉरेन पॉलिसीज थी, वो ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल ही रन करती थी. यानी कि हम क्या भेजने वाले हैं, क्या हम
एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलती थी। तो वाइल द एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इंडिया सप्लाई इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया से फिर क्या हुआ, इंडिया से रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, ब्रिटिश इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल रखे हैं। तो जैसे कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से क्या रहा कि इंडियन जो फॉरेन ट्रेड था उसमें पूरी तरीके से जो एकाधिकार था वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। आगे अगर हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड बाय द बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो जैसा कि होता था पहले भी कि हम वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री को अपनी बेसिक पॉलिसीज पे बेचने का काम करते थे प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स को, लेकिन अब यहाँ पे कॉलोनियलिज्म आने की वजह से क्या हुआ कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं अब वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्रिटेन और हमारे बीच में रहता है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही रहता था। आगे अगर देखते भी कहता है इंडिया एक्सपोर्ट द प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वाइल इंडियाज इम्पोर्ट द प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। हम यहाँ से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट करते थे, अपने रॉ मटेरियल हम अपने यहाँ से रॉ मटेरियल को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे और उनके लिए क्या था, उनके लिए जो फिनिश गुड्स वो जनरेट करते थे उनके लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट के रूप में था जहाँ पे वो अपने फिनिश गुड्स को बेचने का काम करते थे। अब हम बात करते हैं सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट टू द ब्रिटिश। ट्रेड तो हमारा सरप्लस में था, बेहतर था, लेकिन ये बेहतरी जो थी केवल वो ब्रिटिश के लिए थी, यानी ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग खुद के बेनिफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। नॉर्मली इन्होंने किया क्या था, सरप्राइजली द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिमेन्स आवर एक्सपोर्ट एक्सीड ऑन आवर इंपोर्ट्स। हमारा क्या था, अगर ब्रिटिश रूल की बात करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे इंपोर्ट्स के कंपेयर में, यानी वी आर द एक्सपोर्टर बट नॉट इंपोर्टर। तो सिचुएशन था क्या कि इट implied the surplus of the balance of trade, जिससे ये साफ साफ क्लियर होता था कि हम जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सरप्लस होता था वो बैलेंस ट्रेड जनरेट करता था, यानी कि हम ज़्यादा बेनिफिट को अर्न करते थे अपने फॉरेन ट्रेड से। बट द नोट दीज पॉइंट्स आर केयरफुली। अब इन पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या कर, दिस सरप्लस वॉज ओइंग लार्जली द एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी गुड्स। ये जो सरप्लस था वो पूरी तरीके से देखें तो इंडिया जो प्राइमरी गुड्स एक रॉ मटेरियल के रूप में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए भेजता था उसके ऊपर था, और जिसमें अगर देखें तो विच इज साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसकी वजह से क्या हम एक्सपोर्टर जो थे फिनिश गुड्स के नाम के किसके आगे थे, रॉ मटेरियल के आगे थे, जिसके जो एक बैड साइन था हमारे इकोनॉमी के बैकवर्ड होने का। देन अगर हम बात करें ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइट वॉर in spirit of their policies of the country. Instead, it was meet the administrative expenses of the British government and borne by the Indian। अगर देखें तो नॉर्मली क्या था, ये जो ट्रेड का सरप्लस वगैरह था वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स जो भी प्रॉफिट होता था वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ ना करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए करते थे, जिसको वियर करने का काम जो होता था वो इंडियंस करते थे। नॉर्मली एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फाइट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर एक्सपेंसेस वगैरह भी होते थे किसी तरीके से, मान लीजिए फाइट हो रहा है, वॉर हो रही है, तो उसमें जो एक्सपेंसेस आते थे वो पूरी तरीके से इंडिया के जो एम्परर हुआ करते थे या किंग होते थे उनको वियर करना पड़ता था। आगे अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। सरप्लस जनरेटेड बाय द बैलेंस ऑफ अ ट्रेड वाज ओनली स्पेंट टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर हम कहते हैं जो भी हमारा बेनिफिट होता था वो क्या होता, उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते थे, जो भी बेनिफिट होते थे, वो पूरे के पूरे बेनिफिट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता था। वो वॉर में जो एक्सपेंसेस आए उसकी रिकवरी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस जनरेट होते थे उसकी रिकवरी के लिए। एंड एटलीस्ट दीज एक्सपेंसेस लेड द ह्यूज ड्रेनेज ऑफ वेल्थ एज इट वॉज नॉट यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। और इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता था, ड्रेनेज के रूप में, यानी जो खर्च होता था वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन पे होता था, ब्रिटिशर्स पे होता था, डेवलपमेंट पे नहीं होता था। जब हम इसके बाद की बात कर रहे हैं तो कंसिक्वेंटली पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस वर द एवेलेटेड। अगर बात करें तो इसकी वजह से क्या रहा, इंडिया में बैकवर्डनेस, इकोनॉमी की बैकवर्डनेस रही, और इसके साथ साथ क्या रहा कि जो पॉवर्टी हमारी थोड़ी कम थी वो और भी बढ़ती चली गई। नाउ थैंक यू for in this video।